एक वक्त की बात है, दूर एक शहर में एक दौलतमंद शख्स अपनी तीनों बेटियों के साथ रहता था। तीनों में सबसे छोटी बेटी बेहद खूबसूरत थी, इसलिए सभी उसे ब्यूटी कहकर बुलाते थे। वो बहुत अच्छी और मददगार थी। उसकी बड़ी बहनें ना तो अच्छी थी और ना ही मददगार। सच तो ये है कि वो दोनों ब्यूटी से बिल्कुल अलग, खुदगर्ज और घमंडी थी। एक दिन उनके वालिद बड़े अफसरदा दिल से घर आए। जब लड़कियों ने वालिद से उनकी उदासी की वजह पूछी तो उन्होंने कहा, अब हम गरीब हो चुके हैं। किस्मत ने हमें अलहदा छोड़ दिया। अब हमें इस आलिशान रिहाइश को छोड़कर गांव के किसी छोटे मकान में रहना पड़ेगा। दोनों बड़ी बेटियां ये बात सुनते ही आपे से बाहर हो गईं। हम लोग देहात में जाकर कैसे रहेंगे अब्बा जान? उन दोनों ने कहा। मगर ब्यूटी ने कहा, मुझे तो जंगल, खेत खलियान और फूलों के बीच रहना बेहद पसंद है। कुछ अरसे बाद उस दौलतमंद शख्स को एक बड़े से बागीचे के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी मिल गई और वो सभी वहाँ रहने चले गए। वालिद साहब उस बागीचे में कड़ी मशक्कत करके फल और सब्जियां उगाने लगे और उन्हें फरोख्त करके आराम से जिंदगी बसर करने लगे। एक दिन तिजारत के सिलसिले में वालिद साहब को दूर गांव में जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने तीनों बेटियों को पास बुलाकर कहा कि वो अगले दिन ही वापस लौट आएंगे। उसके बाद उन्होंने एक एक बेटी से बारी बारी एक बात दरियाफ्त की। क्या कोई ऐसा हदिया है जो मैं तुम्हारे लिए ला सकता हूँ? सबसे बड़ी बेटी ने कहा, हाँ, मुझे हीरे चाहिए, मुझे मोती चाहिए। दूसरी बेटी ने कहा। मगर ब्यूटी ने कहा, अब्बा जान, मेरे लिए बस सफेद गुलाबों का एक गुलदस्ता ले आइएगा। उसके बाद वालिद साहब घोड़े पर सवार होकर निकल गए। ब्यूटी ने दरवाजे तक आकर अपने वालिद को हाथ हिलाकर अलविदा कहा। वालिद साहब अपनी तिजारत का काम खत्म करके घर लौटने लगे। कुछ दूर आने के बाद अंधेरा हो गया और वो अपनी राह भटक गए। भटकते हुए वो घने जंगल में आ पहुंचे। अब तो उन्हें वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा था। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उन्हें कुछ दूरी पर रोशनी की एक चमक दिखाई दी और उन्होंने घोड़ा उस ओर बढ़ा दिया। जैसे तैसे वो रोशनी के करीब पहुंचे। वहां उन्हें पेड़ों के बीच एक चौड़ा सा रास्ता दिखाई दिया। घोड़े पर सवार वो उस रास्ते पर चल दिए और तब तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब वो एक महल के करीब आ पहुंचे। महल का दरवाजा खुला हुआ था मगर वहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए वो ताजिर अंदर चले गए। वो इस्तकबालिया कमरे से दाहिनी ओर की तरफ चले गए जहाँ एक भट्टी में आग दहक रही थी। उन्होंने देखा मेज पर एक आदमी का खाना रखा हुआ है। वो बहुत थके हुए और भूखे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर यहाँ कोई नहीं है तो वो ये लजीज खाना खा लेते हैं और उसके बाद घोड़े को अस्तबल में ले जाएंगे। वो आराम से खाना खाने लगे। खाने के बाद उन्हें नींद आने लगी और कमरे को पार करने के बाद उन्हें एक आरामगाह दिखाई दी। वो बिस्तर पर लेट गए और सुबह तक गहरी नींद में सोते रहे। जब उनकी नींद खुली तो उनके कपड़े ही गायब थे, मगर एक नया कढ़ाई किया हुआ सूट कुर्सी पर रखा हुआ था। उन्होंने नए कपड़े पहने और अपने घोड़े को देखने के लिए अस्तबल की ओर रवाना हुए। अस्तबल के रास्ते में सफेद गुलाब के फूलों का एक खूबसूरत बागीचा था। सफेद गुलाब के फूलों पर नजर पड़ते ही उन्हें ब्यूटी की ख्वाहिश की याद आई और उन्होंने अपनी छोटी बेटी के लिए फूलों का एक गुलदस्ता बनाने का सोचा। वो गुलाब के फूलों की तरफ आगे बढ़े। उन्होंने अभी सिर्फ एक ही गुलाब तोड़ा था कि उन्हें अपने पीछे से एक दिल दहलाने वाली आवाज सुनाई दी और पीछे मुड़ते ही उन्होंने एक बड़ा सा हैवान देखा। वो भयानक हैवान ऊंची आवाज में बोला, एहसान फरामोश इंसान, तुमने किसका खाना नोश फरमाया? किसकी ख्वाबगाह में आराम फरमाया? किसका लिबास ओढ़ रखा है? मेरे और मेरे एहसान का सिला तुम मेरे गुलाब चुरा कर दे रहे हो। तुम्हें मरना होगा। बराए मेहरबानी मुझ पर रहम करो।
उन्होंने गमगीन लहजे में कहा। सिर्फ एक शर्त पर तुम्हें जिंदगी मयस्सर हो सकती है। हैवान ने कहा। माँ खत्म होने से पहले तुम्हें यहाँ आना होगा, लेकिन साथ उसे लाना होगा जिससे घर जाते वक्त तुमसे पहली मुलाकात होगी। ब्यूटी के वालिद के पास इस शर्त को मानने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जैसे ही वो अपने घोड़े पर सवार होकर महल से निकले, वो हैवान से किए हुए वादे के बारे में सोचने लगे। उन्हें ये याद आने लगा कि किस तरह ब्यूटी ने घर से जाते वक्त हाथ हिलाकर उन्हें अलविदा कहा था। एक भयानक ख्याल से वो दहल उठे। क्या होगा अगर ब्यूटी मेरे रास्ते में पहली आई तो? यहाँ ब्यूटी अपने कमरे की खिड़की के करीब बैठी अपने अब्बाजान के वापस लौटने का इंतजार कर रही थी। जब उसने दूर घोड़े पर सवार एक साये को आते देखा तो वो कमरे से निकलकर बागीचे के रास्ते पर आ गई। हाँ, ये तो उसके वालिद ही थे जो लौटकर घर आ रहे थे। मगर ब्यूटी अपने वालिद के साथ हुए वाक़े से बेखबर थे। वो काफी थके हुए और अफसरदा लग रहे थे। अब्बाजान, क्या आप मुझे देखकर खुश नहीं हुए? वालिद साहब अपनी छोटी बेटी को बाहों में भरकर रोने लगे। जब वो झोंपड़ी में पहुंचे तो वालिद साहब ने ब्यूटी को उस हैवान से किए हुए अपने वादे के बारे में बताया। लेकिन तुम मेरे साथ मत आना ब्यूटी, चाहे कुछ भी हो जाए। वालिद ने कहा। मगर ब्यूटी ने जिद करते हुए कहा, जब एक बार कोई वादा दिया जाता है तो उसे निभाना ही पड़ता है। आखिरकार उसके वालिद इस बात पर राजी हो जाते हैं कि इस महीने के आखिरी तारीख में वो ब्यूटी को लेकर हैवान के पास चले जाएंगे। महीने का आखिरी दिन बहुत ही जल्द आ गया और वालिद साहब और उनकी प्यारी बेटी जंगल की ओर रवाना हो गए। रात होते होते ब्यूटी और उसके वालिद जंगल के उस महल में पहुंच जाते हैं। जब वो अंदर दाखिल होते हैं तो उन्हें मेज़ पर सजा हुआ 2 लोगों के लिए खुशबूदार और लजीज खाना मिलता है। जैसे ही वो लोग खाने के लिए बैठते हैं, दरवाजे से एक डरावनी आवाज़ सुनाई देती है। वो हैवान की आवाज़ थी। हैवान ब्यूटी के वालिद से मुखातिब होकर पूछता है, क्या ये तुम्हारी वही बेटी है जिसके लिए तुमने सफेद गुलाब तोड़े थे? जी। ताजिर वालिद ने कहा। इसे दुखी नहीं होना चाहिए। हैवान ने कहा। इस महल की सारी चीजें उसके इस्तेमाल के लिए हैं। उसकी ख्वाबगाह भी सजा दी गई है। शब्बा खैर। ब्यूटी जब कमरे में दाखिल हुई तो पाया कि ऐसा खूबसूरत कमरा उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। थकी होने की वजह से उसे जल्द ही नींद आ गई। सुबह ब्यूटी और उसके वालिद साहब ने इकट्ठे नाश्ता किया और अब्बा ने अपनी बेटी से विदा ली। जब घोड़े पर सवार अब्बा उसकी आंखों से ओझल हो गए तो ब्यूटी अपने कमरे में लौट आई। एक दीवार पर एक आईना टंगा हुआ था और उसके नीचे खूबसूरत तहरीर में लिखा था, प्यारी ब्यूटी, अपने आंसू पोंछ लो। इन आंसुओं का कोई मतलब नहीं है। तुम बेफिक्र रहो। इस आईने में तुम देखकर जो भी ख्वाहिश जाहिर करोगी वो तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगी। इन लफ्ज़ों से ब्यूटी को थोड़ी राहत मिली। उसने सोचा अगर उसे यहाँ कोई भी परेशानी हुई तो वो इस आईने के सामने अपने घर लौट जाने की ख्वाहिश जताएगी। ब्यूटी का एक एक दिन एक एक साल सा गुजरने लगा, जबकि हैवान ने उसकी ज़रूरत की हर चीज़ मुहैया कराई थी। कभी वो किताबें पढ़ती, कभी वो तस्वीरें बनाती, किसी दिन वो बागीचे में खेलने निकल जाती और किसी दिन कई खूबसूरत खूबसूरत फूल इकट्ठा करने लगती। मगर हर शाम खाने के वक्त दरवाजे पर उसे एक ही आवाज़ सुनाई देती। एक संगीन आवाज़ उससे पूछती, क्या मैं अंदर आऊं? और हर शाम सहमी हुई ब्यूटी जवाब देती,
हाँ हाँ हैवान जी। और वो आपस में गुफ्तगू करते। हैवान के खदोखाल और आवाज से ब्यूटी हमेशा डरी रहती, मगर उसके लफ्जों में इतनी मिठास और रहमदिली थी कि आहिस्ता आहिस्ता ब्यूटी का डर खत्म होने लगा। क्या मैं इतना बदसूरत हूँ ब्यूटी? एक शाम उस हैवान ने पूछा। हाँ हैवान जी। और मैं बेवकूफ भी हूँ ना? नहीं, बेवकूफ तो नहीं है आप। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करोगी ब्यूटी? हाँ, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ क्योंकि आप बड़े रहमदिल हैं। तो क्या तुम मुझसे निकाह करोगी ब्यूटी? नहीं 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 हैवान जी। हैवान मायूस हो गया और ब्यूटी भी फिक्रमंद हो गई। मैं किसी हैवान से शादी नहीं कर सकती, उसने खुद से कहा। और अगली सुबह ब्यूटी ने उस आईने में देखा। मुझे अपने प्यारे वाले साहब का हालचाल मालूम करना है, उसने कहा। और फिर आईने में उसके वालिद साहब की एक दर्द भरी तस्वीर दिखाई दी। उसके वालिद बिस्तर पर बीमार पड़े थे और उनकी देखभाल करने वाला कोई न था। अपनी वालिद की तकलीफ और अकेलेपन के बारे में सोचकर वो सारा दिन बस रोती रही। फिर हर शाम की तरह हैवान उससे मिलने आया। उसने देखा कि ब्यूटी बेहद अफसरदा है। क्या बात है ब्यूटी? उसने पूछा। ब्यूटी ने अपनी मायूसी की वजह उसे बताई और अपने घर जाने के लिए आजादी की दरख्वास्त की। तुम चली जाओगी तो मेरा दिल गमगीन हो जाएगा ब्यूटी। हैवान ने कहा। लेकिन मैं तुम्हें गमगीन होते हुए भी नहीं देख सकता। हैवान ने आगे कहा। तुम कल तुम्हारे घर जा सकती हो। शुक्रिया हैवान जी, ब्यूटी ने खुश होकर कहा। मगर मैं आपके दिल आजारी नहीं करूंगी। 1 हफ्ते के अंदर मैं वापस आ जाऊंगी। हैवान बेहद उलझन में था। उसे डर था कि अब वो ब्यूटी को हमेशा के लिए खो देगा। ये अंगूठी पहन लो, मायूसी भरे लहजे में उसने कहा। अगर तुम वापस आना चाहोगी तो इस अंगूठी को खोलकर टेबल पर रख देना। और अब अलविदा मेरी ब्यूटी। उस रात ब्यूटी ने आईने में देखकर ये ख्वाहिश जाहिर की कि वो कल सुबह अपने वालिद की झोपड़ी में नींद खोलेगी। और ब्यूटी की ये ख्वाहिश पूरी हो गई। उसकी अगली सुबह अपने वालिद की झोपड़ी में ही हुई। जैसे ही वालिद साहब ने अपनी लाडली बेटी को देखा, उनकी तबीयत खुशबाश हो गई। ब्यूटी को पता ही न चला कि 1 हफ्ता कैसे गुजर गया। हालांकि उसके वालिद अब काफी हद तक ठीक हो चुके थे, फिर भी ब्यूटी ने उन्हें अपनी बेरहम बहनों के भरोसे छोड़ना सही न समझा। मैं 1 हफ्ता और रुक जाती हूँ, ब्यूटी ने कहा। और ये सुनकर उसके वालिद खुशी से मुस्कुरा उठे। अभी मुश्किल से 1-2 दिन ही गुजरे थे कि ब्यूटी ने एक ख्वाब देखा कि हैवान महल के बागीचे में सफेद गुलाब की झाड़ियों के पास घास में पड़ा हुआ दुख से बोल रहा है। ओ ब्यूटी, तुमने कहा था कि तुम लौट कर आओगी। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। इस ख्वाब ने ब्यूटी को जगा दिया। बेचारे हैवान के हालात के बारे में सोचकर ब्यूटी परेशान हो गई। उसने बिस्तर से उठकर उस जादुई अंगूठी को अपनी मेज पर रखा और फिर वो सो गई। जब वो सुबह जगी तो वो हैवान के महल में अपने कमरे में थी। ब्यूटी जानती थी कि शाम होने से पहले हैवान उससे मिलने नहीं आएगा और आज का दिन था कि बीतने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार किसी तरह शाम हुई मगर हैवान नहीं आया। बेचारी ब्यूटी मायूस हो गई। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया, कहीं उसका ख्वाब सच तो नहीं था? कहीं ऐसा तो नहीं कि हैवान गुलाब की झाड़ियों में गिरा पड़ा हो? ब्यूटी रात के अंधेरों में महल के बागीचे की तरफ दौड़ पड़ी और भागते भागते गुलाब की झाड़ियों के पास पहुंच गई। वहां एक झाड़ी के बीचों बीच घास पर राक्षस पड़ा हुआ था। ब्यूटी उसके करीब घुटनों के बल बैठ गई और अपना हाथ उसके सर पर रखा। जैसे ही ब्यूटी के हाथ का लम्स मिला, हैवान ने अपनी आंखें खोल दी।
मैं तुमसे अलहदा नहीं रह सकता ब्यूटी। हैवान ने कहा। इसके लिए मैं खुद को खत्म कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें फिर से देख लिया है। अब मैं चैन से वफात पा सकता हूँ। ओह हैवान जी, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती। ब्यूटी ने कहा, तुम्हें जिंदा रहना होगा। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मेरा यकीन करो। तुम बहुत ही रहमदिल हो। जब ब्यूटी ने ये अल्फाज कहे तो उसने अपने हाथों में अपना मुंह छुपा लिया और वो बिलक बिलक कर रोने लगी। जब उसने फिर से सर उठा कर देखा तो हैवान गायब हो चुका था और उसकी जगह एक खूबसूरत सा शहजादा खड़ा था और उसने खुद को आजाद कराने के लिए ब्यूटी का शुक्रिया अदा किया। क्या मतलब है तुम्हारा? ब्यूटी ने पूछा। ओह, मुझे मेरा हैवान चाहिए, मेरा प्यारा हैवान, और कोई नहीं। तब शहजादे ने उसे समझाया। एक बेरहम परी ने मुझे बद्दुआ दी कि मैं हैवान बनकर ही रहूंगा और साथ में बेवकूफ और बदसूरत दिखूंगा। उसने उसे बताया। एक खूबसूरत लड़की जो मेरे निकाह में बंधेगी वो ही इस बद्दुआ को तोड़ सकेगी, और वो खूबसूरत लड़की तुम हो ब्यूटी। शहजादे ने पूरा वाकया सुनाया। फिर शहजादे ने ब्यूटी को चूम लिया और उसे लेकर महल की जानिब रवाना हुआ। तभी एक हसीन और खूबसूरत परी ब्यूटी के वालिद साहब को लेकर वहाँ हाजिर हो गई। ब्यूटी ने शहजादे से निकाह कर लिया और अपने वालिद और शौहर के साथ खुशी से जिंदगी गुजारने लगी। बहुत साल पहले मिडास नाम का एक बादशाह था। वो इस जमीन का सबसे दौलतमंद आदमी था, मगर वो और भी ज्यादा दौलतमंद बनना चाहता था। 1 अरब 40 करोड़ 25 लाख 30,372। वो सोने से बहुत मोहब्बत करता था। सच तो ये है कि सोने को वो अपनी शहजादी मैरीगोल्ड से भी ज्यादा मोहब्बत करता था। अपनी शहजादी का नाम उसने इस खूबसूरत फूल के नाम पर रखा था। मैरीगोल्ड एक छोटी सी खूबसूरत बच्ची थी। वो अपनी वालिद की मोहब्बत के लिए तरसती रहती थी। एक रोज उसने खुदा से दुआ की और अपने वालिद के तकब्बुर की शिकायत की। खुदा ने उसके वालिद को सबक सिखाने की ठानी और बादशाह के सामने अपने फरिश्ते को भेजा। कौन है आप? तुम खुश रहो इसलिए मैं तुम्हें काफी सारा सोना दे सकता हूँ। काफी सारा सोना? कोई इतना खुश नसीब नहीं कि उसे इतना सारा सोना मिले। कैसा रहेगा अगर तुम दुनिया में सबको सोना तकसीम करते रहो और उसके बाद भी तुम दौलतमंद इंसान बने रहो? तकसीम करूं तो इसके बाद मैं कैसे दौलतमंद बना रहूंगा? तुम्हारे दिल को किस चीज से तसल्ली मिलेगी? हाँ, है एक ऐसी चीज जिससे मुझे तसल्ली मिलेगी। तो क्या है वो? मैं जिस चीज को छूं वो चीज सोने में तब्दील हो जाएगी। खुदाई फरिश्ता अपना हाथ बादशाह की पेशानी पर रखकर कहते हैं, राजा मिडास, तुम्हारा दिल तो मुफलिसी का मारा है। मैं तुम्हें दुआ देता हूँ कि तुम्हें लामहदूद खजाना मिले। खुदाई फरिश्ता अपनी उंगलियों को हवा में लहराते हैं और गायब हो जाते हैं। शायद ये ख्वाब था। मैं इस कमरे में बहुत देर से हूँ। सोने की अशरफियों के ढेर पे लड़खड़ाते हुए बादशाह अपने खजाने वाले कमरे से बाहर निकलता है और जैसे ही वो कमरे के दरवाजे को बंद करने के लिए हाथ लगाता है, पूरा दरवाजा सोने में तब्दील हो जाता है। सोना? ये तो सोने में तब्दील हो गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अचानक उसका हाथ दीवार पर लग जाता है और वो दीवार भी सोने की हो जाती है। सोना! ये भी सोना बन गया। मिडास अपने महल में दौड़ता हुआ जो भी चीज उसे दिखती उन सभी चीजों को छूने लगा। खुशी में डूबा वो जोर जोर से हांफता हुआ अपनी शहजादी बेटी के कमरे में पहुंचा। मैरीगोल्ड अपने वालिद को देखती है। अब्बा हुजूर, मेरे ये हसीन खूबसूरत गुलाबों को देखिए, ये कितने लाल है ना, और इनकी महक भी कितनी खुशबूदार है। मिडास अपनी बेटी की बातों को बीच में काट कर कहता है, मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड, मैं तुम्हें एक मौजज़ा दिखाता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे फूल खूबसूरत है तो रुको, मैं तुम्हें एक मौजज़ा दिखाता हूँ। बादशाह गुलाब के फूलों के गुच्छे को छूता है और वो फौरन सोने में तब्दील हो जाते हैं। अब्बा जान, आपने ये क्या किया? ये फूल कितने बेरंग हो गए हैं, इनका असल रंग गायब हो गया है और अब इनसे बदबू आ रही है।
और इनकी पत्तियां कितनी सख्त हो गई हैं। लेकिन इनकी कीमत अभी बढ़ चुकी है। मेरे सारे गुलाब बर्बाद हो गए। बराए मेहरबानी आप बाकी गुलाबों को हाथ न लगाएं। वो जैसे है मुझे वैसे ही पसंद है। अपनी बेटी की बातों को अनसुना करते हुए बादशाह मिडास बागीचे में दौड़ता हुआ मैरीगोल्ड के पूरे बागीचे को सोने का बना देता है। मैं इस नई ताकत को हासिल करने की खुशी में दावत देना चाहता हूँ। तो क्या मुल्क के सारे इज्जतदार लोगों को न्योता दिया जाए? बेशक दिया जाए। उस रात रियासत के सभी इज्जतदार मर्द औरत बादशाह मिडास की महफिल में तशरीफ लाए। किसी को कुछ पता नहीं था कि वो लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। सभी मेहमान आपस में बातचीत कर तरह तरह की अटखेलियां लगा रहे थे। तभी बादशाह मिडास ने कहा, जी हाँ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मुझे अपने मिट्टी का बर्तन दीजिए। जैसे ही बादशाह ने उस बर्तन को छुआ, वो बर्तन सोने का हो गया। वहां खड़े मेहमानों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। बादशाह मिडास ने सब लोगों की आंखों के सामने तमाम बर्तनों को सोने में तब्दील कर दिया और सबको हैरान कर दिया। बादशाह अपने इस नए करिश्मे का मुजाहरा करता रहा जब तक सब कुछ सोने का नहीं हो गया। थका हारा और भूखा प्यासा बादशाह अपने ग्लास में जाम भरकर जैसे ही लोगों पर लगाने लगा, जाम भी सोने का बन जाता है। उसका चेहरा फीका और लाल पड़ जाता है। वो अपने कांपते कांपते हाथों से जब रोटी उठाता है तो सारी की सारी रोटियां उसकी उंगली पड़ते ही सोने की बन जाती हैं। शहजादी मैरीगोल्ड अपने वालिद के चेहरे पर खौफ के असरात देखती है। क्या हुआ अब्बा जान? मैरीगोल्ड दौड़ती हुई अपने वालिद की जानिब जाती है। इससे पहले कि बादशाह उसे रोकता, वो अपने वालिद की बाहों में लिपट जाती है। पर ये क्या? नहीं, मैं कितना गलत था। ये मौजज़ा तो बद्दुआ है। या अल्लाह, मुझ पर रहम कर। बादशाह की लाचारी और पुकार सुनकर आखिरकार वही खुदाई फरिश्ता दोबारा नाजिल होता है। तुम पर रहम करूं तो तुम अपने में क्या तब्दीली लाओगे? तो मैं अपना खजाना खोलकर गरीबों में तकसीम कर दूंगा ताकि मुझे मेरी बेटी वापस मिले और मैं खाना नोश कर सकूं। यही वो बातें हैं जो मेरे लिए दौलत से भी ज्यादा मायने लगती हैं। लगता है तुम पहले जैसे बनने के लिए सबक सीख चुके हो, तो मेरे साथ चलो और नदी में डुबकी लगाओ जो बगीचे के पास ही है। जैसे ही बादशाह ने नदी में पैर रखा, उसके बदन से चिपके हुए सोने के जर्रात धूल बनकर नदी की रेत में मिल जाते हैं। बादशाह अपनी महल की जानिब वापस दौड़ता है और देखता है कि बाग के गुलाब फिर से पहले की तरह लाल हो चुके हैं और उनकी खुशबू भी वापस लौट आई है। मैरीगोल्ड अपने वालिद की जानिब दौड़ती है और उनके गले लग जाती है। उसने खुदा से जिस चीज की दुआ की थी वो आखिरकार उसे मिल गई, वालिद की मोहब्बत। बहुत साल पहले की बात है। एक लकड़हारा घने जंगल के पास एक मकान बनाकर अपने दो बच्चों हेंसेल और ग्रेटल के साथ रहता था। हेंसेल एक अक्लमंद और चालाक लड़का था, जबकि ग्रेटल एक शर्मीली और डरपोक किस्म की लड़की थी। लकड़हारे की दूसरी बीवी हमेशा बच्चों से बुरे ढंग से पेश आती और उनके खिलाफ लकड़हारे के कान भरती। घर में हम सब के लिए खाने पीने के लिए मुनासिब ग़िज़ा नहीं है और कई सारे लोग हैं खाने के लिए। हमें जल्द से जल्द इन दोनों भुक्कड़ों से, नामुरादों से पीछा छुड़ाना चाहिए, वरना हम भूखे मर जाएंगे। उसने साफ साफ कह दिया। लकड़हारे ने अपनी बेगम के गलत ख्यालों की मुखालिफत की, मगर उसने अपने शोहर की एक ना सुनी। बेचारे हेंसेल और ग्रेटल ने अपने वालिद और सौतेली माँ की सारी बातें सुन ली और वो पूरी रात रोते रहे। एक दिन वालिद खानदान की फलाह बहबूदी के लिए पैसे कमाने शहर चले गए। जालिम सौतेली माँ को मौका मिल गया ताकि वो उन बच्चों को ले जाकर जंगल में बेसहारा छोड़ दे। अगली सुबह सौतेली माँ ने हेंसेल और ग्रेटल को अपने पास बुलाया और बड़ी शफकत से बोली, जल्दी से तैयार हो जाओ बच्चों, हम सब तफरीह के लिए चलते हैं। वो बच्चों पर भरपूर ममता लुटाने लगी, जिससे बच्चों को उसकी तरकीब का इल्म न हो। उसने एक थैले में कुछ रोटियां और बिस्किट्स रख ली और ग्रेटल को देती हुई वो बोली, इसे पकड़ लो मेरी प्यारी लाडली ग्रेटल, हम जंगल में ये सब खाएंगे।
उसने खुशी खुशी घर में ताला बंद कर दिया और वो सब जंगल की तरफ रवाना हो गए। हैंसल को पत्थर इकट्ठे करने का बड़ा शौक था। उसके पास बहुत सारे सफेद कंकर थे जिन्हें वो हर जगह अपने साथ ले जाता। हैंसल चुपके से उन सफेद कंकरों को एक कतार में गिराते हुए बढ़ने लगा। इन कंकरों के सहारे हम घर लौट सकते हैं। उसके लिए ये सब एक खेल था। उसे अपनी सौतेली माँ की तरकीब का कोई इल्म नहीं था, मगर सौतेली माँ हैंसल को कंकर गिराते हुए देख रही थी, लेकिन वो खामोश रही। जैसे ही वो घने जंगल में पहुंचे, सौतेली माँ बोली, तफरी करने के लिए ये काफी खूबसूरत जगह है। तुम दोनों यहाँ पर थोड़ा आराम कर लो, तब तक मैं तुम लोगों के लिए कुछ ताजा फल लेकर आती हूँ। वो उन्हें वहीं छोड़कर चली गई। हैंसल और ग्रेटल ने एक दरख्त के नीचे बैठकर थोड़े से बिस्किट खाए और कुछ खेल खेलने लगे। वक्त गुजरने लगा और शाम होने लगी। ग्रेटल को फिक्र होने लगी कि उसकी अम्मी उन्हें लेने अब तक वापस क्यों नहीं लौटी। सौतेली माँ ने बच्चों को जहाँ छोड़ा था ठीक वहाँ तक हैंसल को जब सारे रास्ते कंकर डालते हुए उसने देखा, तो वो तभी समझ गई थी कि बच्चे इतने तो होशियार हैं कि इन कंकरों के सहारे वापस घर तक पहुँच सकते हैं। इसलिए लौटते वक्त उसने हैंसल के गिराए हुए कंकरों को उठाकर एक सुनसान रास्ते पर ठीक पहले की तरह एक कतार में डाल दिया, जो रास्ता किसी अनजान जगह को जाता था। ग्रेटल को खौफजदा देखकर हैंसल ने उससे कहा, रात होने का इंतजार करो। मैंने सारे रास्तों में सफेद कंकरों की कतार बनाई है। चांद की रोशनी में वो जगमगाएंगे, फिर हम घर लौट सकेंगे। जैसे ही रात हुई, उनके चारों तरफ जंगली जानवरों की खौफनाक आवाजें गूंजने लगी। वो बच्चे डरने लगे, मगर उन्होंने चांद निकलने का इंतजार किया। और जब दोनों ने देखा कि सफेद कंकर चांदनी रात में चमकने लगे, तो वो खुश हो गए और कंकर की कतारों का पीछा करने लगे। उन्होंने सोचा कि ये कंकर की कतार बनाकर उन्होंने अक्लमंदी का काम किया था, मगर वो इस बात से अनजान थे कि उनकी सौतेली अम्मी ने कंकरों की राह ही बदल दी थी। मुझे अपना हाथ दो, हम सही सलामत घर पहुँचेंगे, तुम देख लेना। हैंसल ने बड़े यकीन से कहा। चलते चलते वो थक गए, पर उन्हें कहीं भी अपना घर नजर न आया। उन्होंने एक दरख्त के नीचे बैठ जाने का सोचा, क्योंकि वहाँ काफी सारे जुगने उड़ रहे थे और रोशनी फैला रहे थे। चांद और जुगनुओं को निहारते निहारते दोनों की आंख लग गई। रात गुजरी और सुबह हो गई। दोनों भाई बहन की नींद खुल गई। उन्होंने एक रंग बिरंगी और खूबसूरत तितली देखी। दोनों खुशी से एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। एक पल के लिए वो भूल गए कि वो अपनी राह भटक गए हैं और वो भूखे भी हैं, और तितली का पीछा करते करते उसके साथ खेलने लगे। और पलक झपकते ही वो एक मजेदार से दिखने वाले घर के पास पहुंच गए। चॉकलेट्स, कैंडीज, जैम्स और केक से बना घर देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। ऐसा घर तो उन्होंने पहले कभी न देखा था। दोनों मसरत से झूमने लगे और लजीज मिठाइयों को खाने से खुद को रोक नहीं पाते। ये तो किसी ख्वाब की तरह है, ग्रेटल ने कहा। जब उन्होंने पेट भरकर खा लिया तो उन्हें उस घर का दरवाजा दिखाई दिया। दोनों ने सोचा, अंदर और खाएंगे और खेलेंगे। जैसे ही वो अंदर गए, दरवाजा फौरन से बंद हो गया। उन्होंने देखा एक खूबसूरत औरत खाना बना रही है। वो बहुत ही नेक और रहमदिल लग रही थी। दोनों ने उसे सलाम किया। आदाब खाला जी। हैंसल और ग्रेटल ने उससे कहा, हम अपने घर का रास्ता भूल गए हैं, क्या आप बराए मेहरबानी रास्ता तलाश करने में हमारी मदद करेंगी? उस खातून ने ममता भरी निगाह से उन्हें देखा और मुस्कुराकर हाँ में अपना सर हिलाया। हाँ मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, पर तुम्हें यहीं कुछ दिन मेरे मेहमान बनकर मेरे साथ रहना होगा। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। तुम दोनों का साथ पाकर मुझे बेहद खुशी होगी। बच्चे बेहद खुश हो गए। उस औरत ने उनके लिए उनका मनपसंद लजीज खाना बनाकर दस्तरखान पर रखा। तुम दोनों बड़े दुबले पतले हो, मैं तुम्हें खिलाकर तंदुरुस्त कर दूंगी, औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ दिन गुजरने के बाद एक रात ग्रेटल की नींद आधी रात को खुल गई। जैसे ही उसकी नींद खुली, उसने कुछ फुसफुसाने की आवाजें सुनी।
वो आवाज की सिमत में बढ़ने लगी और उसने देखा कि वो खूबसूरत खातून असल में एक डरावनी चुड़ैल है। वो बच्चों को मार कर खा जाने की साजिश रच रही थी। वो खातून उन्हें लजीज खाने सिर्फ इसलिए खिला रही थी कि उन्हें तंदुरुस्त बनाकर वो उन्हें अपना ही लजीज खाना बना ले। उस चुड़ैल को ये मालूम न था कि ग्रेटल ने उसे देख लिया है, मगर ग्रेटल उसे देखकर थर थर कांप रही थी। अगली सुबह जब बच्चों की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि सब कुछ बदला हुआ है। आज ना तो दस्तरखान पर खाना है, न ही पहनने के लिए कोई कपड़े हैं। ग्रेटल ने पिछली रात जो कुछ भी देखा था वो सब उसने हैंसल को बताना चाहा, पर जैसे ही उसने कल की आंखों देखी हैंसल को बताने की सोची, वो खातून जो असल में एक चुड़ैल थी वहां आ पहुंची और बड़ी मोहब्बत से बच्चों से बोली कि घर में खाना बनाने के लिए मुनासिब लकड़ी नहीं है, इसलिए वो उनके लिए खाना न बना सकी। उस खातून ने हैंसल से कहा, अजीज बच्चे, क्या तुम पास के जंगल से मेरे लिए कुछ लकड़ियां ले आओगे जिससे मैं हम सब के लिए खाना पका सकूं? तब तक मैं और ग्रेटल बाकी की सारी तैयारियां कर लेते हैं। हैंसल फौरन राजी हो गया। खातून ने उसे कुल्हाड़ी दी और वो खुशी खुशी घर से चल दिया। ग्रेटल जानती थी कि ये सब ठीक नहीं हो रहा है और वो बेहद खौफजदा भी थी, पर वो बिल्कुल वैसा ही करती रही जैसा वो खातून उससे कहती, जिससे उस खातून को ग्रेटल पर कोई शक न हो। हैंसल जंगल की तरफ जा ही रहा था तब उसने देखा कि घर के पिछवाड़े में तो लकड़ियों का ढेर लगा हुआ है। वो बेहद ही अक्लमंद लड़का था। उसे फौरन शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। वो खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था और उसने देखा कि वो चुड़ैल अब अपने असल रूप में ग्रेटल के सामने खड़ी थी। हैंसल ने कोई शोर न मचाया। वो बिल्कुल होशियार था, जिससे डायन को उसकी मौजूदगी का पता न चले। हैंसल बड़ी तेजी से सोचने लगा कि इस वक्त वो ऐसा क्या करे जिससे वो अपनी प्यारी बहन की जान बचा सके। तभी उसे बेरहम चुड़ैल की आवाज सुनाई दी जो ग्रेटल से कह रही थी, बावर्ची खाने में जाकर चूल्हा जला दो। ग्रेटल के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई और रास्ता न था। कुछ देर बाद चुड़ैल ने ग्रेटल से कहा, जाकर जायजा लो कि चूल्हा ठीक से जला या नहीं। इस पर ग्रेटल ने चुड़ैल से कहा, मुझे नहीं पता कैसे जायजा लिया जाता है। अगर आप एक बार खुद जायजा लेके बता दें तो मैं वैसे ही करूंगी। चुड़ैल ने सोचा, ये ग्रेटल कितनी बेवकूफ है। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, उसने कहा। हैंसल जो बाहर से ये सारा मंजर देख रहा था, उसने सोचा बस यही मौका है। और जब चुड़ैल चूल्हे की जानिब बढ़ी तो हैंसल चुपके से उसके पीछे आ गया और जैसे ही चुड़ैल चूल्हे का जायजा लेने के लिए झुकी, हैंसल दौड़ता हुआ आया और उसे चूल्हे में ढकेल दिया। और ग्रेटल ने बड़ी फुर्ती और होशियारी से चूल्हे का दरवाजा बंद करके उसे ताला लगा दिया। बेरहम चुड़ैल जलकर खाक हो गई। हैंसल और ग्रेटल एक दूसरे के गले लग गए। दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कैसे हो गया और अब वो दोनों सही सलामत थे। वो चुड़ैल के कमरे में गए और उसकी बेशुमार दौलत और हीरे जवाहरात देखकर दोनों दंग रह गए। दोनों से जितना मुमकिन था उतना सामान उन लोगों ने अपने झोले में भर लिया और जल्दी से बाहर निकल गए और तब तक भागते रहे जब तक वो अपने घर नहीं पहुँचे। उन्होंने देखा उनके वालिद साहब बेबस और उदास घर के बाहर बरामदे में बैठे हुए थे। दोनों आकर अपने वालिद के गले लग गए। लकड़हारा खुशी से अपने बच्चों को चूमने लगा। बच्चों ने अपने वालिद को अपनी सारी आपबीती सुना दी। लकड़हारा गुस्से से लाल हो गया और अपनी चुगलखोर और बुरी नीयत वाली बेगम को फौरन घर से निकल जाने को कहा। जैसे ही सौतेली अम्मी ने घर छोड़ा, बच्चों ने लकड़हारे को वो दौलत और हीरे जवाहरात दिखाए जो वो चुड़ैल के घर से लेकर आए थे। आखिरकार बच्चों के अच्छे दिन लौट आए और वो अपने वालिद के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। एक वक्त की बात है, एक बहुत ही बेरहम राक्षस था। वो बहुत खतरनाक था और उसमें जानवरों में तब्दील होने की ताकत थी। वो खूंखार जानवरों में बदल जाता और अपने खाने के लिए आसपास के गांव के लोगों का शिकार करता। उस गांव के लोग अपनी जान की खातिर डरते थे।
वो कहाँ रहता है किसी को नहीं मालूम था, और कहाँ से आता है ये भी सिर्फ एक बिल्ली को पता था, जिसका नाम पुस था। उसी गांव के एक चक्की वाले का वो बहुत ही प्यारा पालतू बिल्ला था। चक्की वाले के 3 बेटे थे। 2 बेटे बहुत ही आलसी थे और मेहनत के सारे काम छोटे पर छोड़ देते थे। जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ तो उनकी सारी जायदाद उनके बेटों में बट गई। चक्की बड़े बेटे के लिए, गधा मंझले बेटे के लिए और छोटे बेटे के लिए प्यारा बिल्ला पुस छोड़ा था। बड़े बेटों ने छोटे को उसके हाल पर छोड़ दिया। वो बहुत दुखी था। उसने कहा, अरे रे, ये बिल्ला तो मुझे कोई मुफाद नहीं ला सकता। मैं तो इतनी गुर्बत में हूँ कि मैं उसे खिला भी नहीं सकता। जब वो बैठकर सोच रहा था कि अब रोजी रोटी कैसे कमाई जाए, इतने में पुस उछला और उसने कहा, बेफिक्र हो जाओ आका, मैं तुम्हारे आबोदाना का इंतजाम करता हूँ। चक्की वाले के बेटे को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने आंखें मलकर बेयकीनी से कहा, तुम बात कर सकते हो। आपके वालिद साहब ने मुझे आपके हवाले इसलिए किया है क्योंकि मैं और भी काम कर सकता हूँ। मैं अगर जैसा कहूँ आप वैसा करो तो। मेरे इख्तियार में क्या है? मेरे लिए एक टोपी, जूतों की जोड़ी और एक बड़ी थैली खरीदिए। बाकी सब मुझ पर छोड़िए। चक्की वाले के बेटे ने अपने पास के आखिरी पैसे खर्च करके पुस के लिए खूबसूरत टोपी खरीदी जिस पर एक पर लगा था, भूरे रंग के जूतों की जोड़ी और एक बड़ी सी थैली। और फिर बिल्ले ने जूतों की जोड़ी पहनी, अपनी टोपी पहनी और थैला लेकर चल पड़ा जंगल की ओर। ऐसा बिल्ला कभी नहीं दिखता, इसलिए चक्की वाले के बेटे ने उसे जूतों में पुस नाम दे दिया। उसने जंगल जाने के रास्ते में खेत से कुछ गाजर उठाए और उन्हें अपनी थैली में रख दिया। चक्की से कुछ दूरी पर एक खरगोश का बिल था। पुस ने अपनी थैली खोली और वहां नीचे रख दी और फिर वो झाड़ियों में जाकर छुप गया। जैसे ही भुक्कड़ खरगोशों ने ताजे गाजर सूंघे, वो उन्हें खाने के लिए थैली में घुस गए। पुस ने फौरन थैली बंद कर दी और उसे बांध दिया। एक मोटे खरगोश से भरी थैली अपने कंधे पर लेकर पुस चल रहा था और फिर वो बादशाह के महल में पहुंचा। उसने बादशाह को सलाम किया और कहा, बादशाह सलामत, मैं आपके लिए तोहफा लाया हूँ। मेरे आका कारावास के शहजादे के खेत से। अपनी थैली से बड़ा सा खरगोश निकालकर वो बोला, मेरे आका ने आपके लिए खरगोश भेजा है और आपको सलाम कहा है। बादशाह ने तोहफा कबूल किया। इसी तरह दिन गुजरते गए और जूतों में पुस बादशाह के महल तक पहुंचा, खरगोश, तीतर और टर्की वगैरह लेकर। ये सब वो काराबास के शहजादे के नाम पर लेकर जाता। आखिरकार बादशाह ने पुस से कहा, अपने आका से कहो मैं उसके तोहफे पाकर खुश हो गया। एक रोज पुस ने महल में सुना कि बादशाह और शहजादी नदी के किनारे पे जाने वाले हैं। वो अपने मालिक की जानिब फौरन दौड़ा और उसने अपने बादशाह से मिलने के बारे में उससे बताया और कहा, अगर आप मेरी बात मानोगे तो आपकी तकदीर बन जाएगी। मेरी तजवीज है कि आप जाकर नदी में ठहरे। अगर आपसे आपका नाम कोई दरियाफ्त करता है तो आप उसे कहिए कि आप कारावास के शहजादे हैं। बाकी सब मेरे हवाले। बिल्ले के मुताबिक चक्की वाले के बेटे ने वैसे ही किया और जब वो पानी में था तब पुस ने उसके कपड़े उठाए और झाड़ियों में छुपा दिए। जैसे ही बादशाह की बग्गी आई, पुस उसकी जानिब चिल्लाते हुए दौड़ा, मदद करो, मदद करो, मदद करो मेरे आका की, कारावास के शहजादे की। आवाज सुनकर बादशाह ने बग्गी रुकवाई और उसने दरियाफ्त किया कि आखिर माजरा क्या है। बादशाह को सलाम करके पुस ने कहा, मेरे बादशाह, मेरे आका नहा रहे थे और उनके लिबास किसी ने चोरी कर लिए। उनका जिस्म अकड़ जाएगा और वो डूब जाएंगे। बादशाह ने अपने मुलाजमों को महल वापस जाकर शहजादे के लिए अच्छे कपड़े लाने का हुक्म दिया। जब चक्की वाले के बेटे ने शाही कपड़े पहने तो वो बिल्कुल शहजादे की तरह दिखने लगा। बादशाह सलामत, ये है मेरे आका कारावास के शहजादे। पुस ने बड़ी शान के साथ चक्की वाले के बेटे को राजा और शहजादी से मिलवाया।
चक्की वाले का बेटा भले ही गरीब था, लेकिन वो शहजादे की तरह खूबसूरत और अक्लमंद भी दिखता था, इसीलिए किसी को शक नहीं हुआ। बादशाह ने उसे अपनी बग्गी में बैठने के लिए कहा और कहा कि वो उसे घर छोड़ देगा। पुस ने बग्गी चलाने वाले को कहाँ जाना है ये बता दिया और वो बग्गी के आगे दौड़ने लगा। जाते वक्त पुस कुछ किसानों से मिला। उसने उन्हें ये आगाह किया, अगर बादशाह ने ये दरियाफ्त किया कि ये खेत किसके हैं, तो ये कहना होगा कि ये कारावास के शहजादे के हैं। अगर तुमने हुक्म की तामील नहीं की तो बादशाह के लोग तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वो किसान बहुत डर गए थे। उन्होंने बिल्ली की बात मान ली। पुस ने रास्ते में मिलने वाले तमाम लोगों को आगाह किया। कुछ देर बाद वहाँ से गुजरने वाले बादशाह ने तफ्तीश की और उन्होंने पूछा, मुझे बताओ ये खेत किसके हैं? तब किसानों ने जवाब दिया, कारावास के शहजादे के। बादशाह बेहद खुश हुआ। उसने चक्की वाले के बेटे की जानिब मुड़ के कहा, तुम्हारी जायदाद बहुत अच्छी है। आगे दौड़ते हुए चालाक बिल्ला बड़े किले के पास पहुंचा, जहां वो राक्षस रहता था। वो खौफजदा था, लेकिन फिर भी वो उस किले में दाखिल हो गया और कहा, ए हैरत अंगेज जिन, मैं तेरी ताकतों की सराहना करता हूँ। ये सुनकर राक्षस खुश हो गया और फिर बिल्ली ने कहा, माफ कीजिए, क्या मैं आपका अक्स तब्दील होते हुए देख सकता हूँ? बेशक। राक्षस ने फख्र से जवाब दिया। पल भर में राक्षस ने खुद को शेर के रूप में बदला और जोर से दहाड़ने लगा। वाह, क्या बात है, आप तो शेर जैसे बड़े हो गए। क्या आप चूहे जैसे छोटे जानवर में भी तब्दील हो सकते हैं? उसने हिम्मत से राक्षस से पूछा। हा 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 हा, बेशक हो सकता हूँ। फख्र से राक्षस ने कहा और उसने खुद को चूहे में तब्दील कर लिया। पुस ने चूहे पर झपटा मारा और फौरन उसे निगल लिया। बिल्कुल उसी वक्त बादशाह की बग्गी राक्षस के किले के करीब आकर रुक गई। पुस बाहर आया और आदाब सलाम करते हुए कहा, कारावास के शहजादे के महल में आपका इस्तकबाल है बादशाह सलामत। बादशाह, शहजादी और चक्की वाले का बेटा पुस के साथ किले में दाखिल हो गए और बड़ी सी दावत के लिए बैठ गए। बादशाह चक्की वाले के बेटे से बेहद खुश था। उसने सोचा कि मैं अपनी बेटी की शादी इसी से करवाऊंगा। चक्की वाले के बेटे की तरफ रुख किया और कहा, मेरी दुख्तर से निकाह करोगे? बादशाह सलामत, इतनी खूबसूरत शहजादी के निकाह में बनने के लिए मेरी खुशकिस्मती होगी। जल्द ही चक्की वाले का बेटा और शहजादी की शादी हो गई और वो दोनों खुशी से रहने लगे। जूतों में पुस बड़ा सा जमींदार बन गया और अपनी बाकी की जिंदगी आराम से गुजारने लगा और फिर उसने चूहों का पीछा कभी नहीं किया। बहुत पहले की बात है। एक प्यारी सी बच्ची जिसने लाल रंग की कंटोप पहन रखी थी, अपनी बूढ़ी दादी के लिए लजीज खाना लेकर जा रही थी। उसे अपनी कंटोप से इतनी मोहब्बत थी कि वो उसे हमेशा पहने रहती, जिससे उसका नाम पड़ गया लाल कंटोप वाली चुटकी। ला 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 ला। इसी तरह गुनगुनाती वो जंगल के रास्ते से गुजरती हुई अपनी दादी के घर की जानिब बढ़ रही थी और जंगल में दिखने वाले फूल, पंछियों और तितलियों को देखकर खुश हो रही थी। एक खास जगह बड़े ही खूबसूरत और रंग बिरंगे फूल खिले देखकर उसका ध्यान उनकी तरफ मसरूफ हो गया और वो सोचने लगी, दादी के लिए शरबत, केक और रोटियां तो ले ली। अब अगर ये खूबसूरत खूबसूरत फूल भी ले लूं तो दादी और खुश हो जाएंगी। लेकिन माँ ने तो कहा था सीधे दादी के घर जाना, रास्ते से इधर उधर मत भटकना। लेकिन फूल तोड़ने में ज्यादा वक्त तो नहीं लगेगा। अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज करते हुए वो फूलों की डाली के पास पहुँच गई और फूल तोड़ने लगी। फूल तोड़ते तोड़ते उसकी नजर जंगल में फले पके पके बेर पर पड़ी। बेर देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। ओह, मुझे तो भूख लग रही है। अगर थोड़े से बेर खा लो तो मेरी अम्मी को बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, है ना? उसका चेहरा खिल उठा और वो फिर से बुदबुदाती है।
इनमें से कुछ बेर मैं अपनी दादी के लिए भी ले लेती हूँ। ओ, दादी तो खुशी से झूमने लगेगी। और फिर लाल कंटोप वाली चुटकी घने जंगलों के बीच पहुंचकर बेर तोड़ने लगी। अचानक उसके पीछे की झाड़ियों में कुछ हलचल हुई और देखते ही देखते एक खतरनाक भेड़िया उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया। भेड़िए को देखकर चुटकी बहुत डर गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो छोटी लड़की? भेड़िए ने मोहब्बत भरे बनावटी लहजे में पूछा। मैं अपनी दादी माँ से मिलने जा रही हूँ। उनका घर जंगल के उस पार नदी के किनारे है। वो वहाँ अकेली रहती है ना, इसलिए मैं जा रही हूँ। चुटकी ने बड़ी मासूमियत से कहा, अब मैं अपनी तारीफ बताती हूँ। मैं हूँ लाल कंटोप वाली चुटकी। तो मैं फौरी तौर पर तुम्हारी दादी को जाकर इत्तला करता हूँ कि तुम आ रही हो। जब तक तुम चाहो तब तक तुम बेरिया तोड़ सकती हो। भेड़िया बड़ी चालाकी से बोला। ओ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भेड़िया जी। आप दादी को ये भी बता दीजिएगा कि मैं उनके लिए लजीज खाना लेकर आ रही हूँ। वो बहुत खुश हो जाएंगी। भेड़िया सोचने लगा, आज का दिन बेहतरीन जाएगा। सबसे पहले मैं बूढ़ी दादी को निकल लूंगा, जिससे मेरी भूख मिट जाएगी। फिर वो छोटी लड़की मिठाई की तरह। और फिर भेड़िया बड़ी तेजी से दादी माँ के घर की तरफ दौड़ पड़ा। इधर लाल कंटोप वाली चुटकी ज्यादा से ज्यादा बेर तोड़ने की लालच में अपनी राह भटक गई। ऐसे लगता है कि मैं रास्ता भटक गई हूँ। अब मैं दादी के पास कैसे जाऊँ? अपने घर किस तरह लौटूं? चुटकी मायूस होकर एक दरख्त के नीचे बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। मुझे माँ की बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। उसके रोने की आवाज पास से गुजर रहे एक शिकारी को सुनाई दी और वो शिकारी आवाज की ओर बढ़ता हुआ चुटकी के पास पहुँच गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो बच्ची? मैं अपनी दादी माँ से मिलने जा रही थी। वो जंगल के उस पार नदी किनारे रहती है, लेकिन मैं रास्ता भूल गई हूँ। ये जंगल बहुत ही खतरनाक है। यहाँ जंगली जानवर भी है। मैं तुम्हें तुम्हारी दादी के घर तक खैरियत से पहुँचाता हूँ। भयानक जंगली जानवर? पर वो तो बहुत अच्छे लग रहे थे। मेरी मुलाकात भी हुई थी भेड़िया जी से। वो शातिर भेड़िया? मैं कब से उसकी तलाश में हूँ। कहाँ है वो? वो तो मेरी दादी को ये इत्तला देने गए हैं कि मैं उनके लिए लजीज खाना लेकर आ रही हूँ और बहुत जल्द उनके पास पहुँचने वाली हूँ। ओ नादान बच्ची, हमें जल्दी तुम्हारी दादी के घर पहुँचना होगा। उनकी जान खतरे में है। लाल कंटोप वाली चुटकी को समझ आ गई कि उसने उस खूनी भेड़िए को सब कुछ बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो शिकारी के साथ जल्दी जल्दी अपनी दादी के घर की तरफ रवाना हुई, क्योंकि उसे अपनी दादी के महफूज न होने की फिक्र सताने लगी। और बहुत जल्द दोनों दादी के घर के सामने पहुंच गए। चुटकी ने घर का दरवाजा खटखटाया और अंदर से उसे एक आवाज सुनाई दी। कौन है? दादी, मैं आपकी चुटकी हूँ। आपसे मिलने आई हूँ और आपके लिए खाने के लिए कुछ लजीज लजीज सामान भी लाई हूँ। अरे मेरी बच्ची, अंदर दाखिल हो जा, दरवाजा खुला ही है। इतने में शिकारी ने कहा, तुम जाकर अपनी दादी से मुखातिब हो, तब तक मैं घर की भेड़िए से हिफाजत करता हूँ। लाल कंटोप वाली चुटकी घर के अंदर चली गई। वहाँ उसने देखा कि दादी बिस्तर पर लेटी हुई है, लेकिन हकीकत में तो वो भेड़िया था जिसने दादी को निगल लिया था और दादी के भेस में बिस्तर पर लेटा हुआ था। अपनी दादी का रंग रूप अजीब व गरीब और बिल्कुल बदला हुआ देखकर चुटकी ने पूछा, दादी, आपकी आंखें इतनी बड़ी कैसे हो गई? ताकि मैं तुम्हें अच्छे से देख सकूं मेरी बच्ची। और आपके कान इतने बड़े क्यों हो गए दादी? ताकि मैं तुम्हारी बातें अच्छे से सुन सकूं। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपकी नाक इतनी बड़ी क्यों हो गई? ताकि मैं तुम्हारी महक अच्छे से सूंघ सकूं बच्ची। तभी चुटकी की नजर बड़े बड़े नुकीले दांतों पर पड़ी और उसने डर से कांपते हुए पूछा, और आपके दांत इतने नुकीले और बड़े बड़े क्यों हैं? अचानक वो भेड़िया चुटकी की तरफ छलांग लगाते हुए कहता है, ताकि मैं तुम्हें अच्छे से चबा सकूं मेरी मिठाई। चुटकी ने बड़े जोर से चिल्लाया और फौरन वहाँ शिकारी आ पहुँचा और बड़ी फुर्ती से उस भेड़िए को मार डाला और फिर मरे हुए भेड़िए का पेट चीरकर दादी को भी बचा लिया। लाल कंटोप वाली चुटकी अपनी दादी को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुई। दोनों एक दूसरे के गले लग गए और फिर चुटकी शिकारी की तरफ देखते हुए बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चाचा। आइए आप भी हमारे साथ इस लजीज खाने को नौश फरमाइए। दावत? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बेशक। चलो शामिल होता हूँ।
सभी मिलके हंसने लगे और केक, रोटियां, पके बेर और शरबत को मजे से नौश फरमाने लगे। अजीब बांसुरी वाला। कई साल पहले जर्मनी के हमलिन शहर में चूहों ने तबाही मचा रखी थी। वो खाना खराब करते, वो बच्चों को काटते, वो टोपी कुतरते, वो कपड़ों को फाड़ते, चू चू की आवाज कर वो रातों को जागते, वो हंसते, वो गाते और बिल्ली को देखकर मुस्कुराते। हर गली हर घर में बस चूहे ही रहते। हमलीन की रियाया बेबस होकर बैठे रहना नहीं चाहती थी। जब वो चूहे उनकी थालियों से निवाले छीन कर ले जाते थे, तब वो उन्हें झाड़ू और डंडा लेकर घर से भगा देते थे। पर चूहे बेगैरतों की तरह दुम हिलाते हुए वापस आ जाते। देखते ही देखते सारा अनाज तबाह हो गया। रियासत के वजीर के दफ्तर के बाहर तमाम अवाम इकट्ठा हो गई। सब गुस्से में फरियाद कर रहे थे। वो इन नन्हे शैतानों से तंग आ चुके थे। खौफ के मारे वजीर बाहर आ गए और जीनों पर तशरीफ लाकर बोले, इस शहर का कायद होने के नाते मुझे बहुत अफसोस है कि हमारे इस प्यारे से शहर की प्यारी सी आवाम को चूहे परेशान कर रहे हैं। लेकिन परेशान रियाया को तसल्ली नहीं, रिहाई चाहिए थी चूहों से। लेकिन ये वजीर आला के बस की बात तो न थी। उन्होंने सोने से भरी एक पोटली निकाली और ऐलान किया कि जो कोई रियासत को चूहों से आजादी दिलाएगा, उसे ये सोने से भरी पोटली इनाम में दी जाएगी। अचानक मजमे में से एक आवाज आई, मैं दिलाऊंगा चूहों से निजात। तमाम रियाया खामोश हो गई। जब लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अनजान शख्स खड़ा था जो बरहना पैर था। उसने एक लंबा रंग बिरंगा कोट पहन रखा था और परिंदों के परों से सजी नुकीली टोपी पहन रखी थी। उसके गले में एक लंबी बांसुरी थी। उसने अपना नाम बताया, अजीब बांसुरी वाला। इस अजीब और गरीब दिखने वाले शख्स की बातों पर लोग हंसने लगे, लेकिन उसने उन पर तवज्जो न दी। अगर मैं तुम्हारे शहर को चूहों से निजात दिलाऊं तो क्या मुझे बदले में सोना दोगे? उसने दरियाफ्त किया। जरूर। बांसुरी वाले ने बांसुरी लबों से लगाई। उसकी बांसुरी से मानो जादुई मौसीकी निकलने लगी और गूंजने लगी। बांसुरी की खूबसूरत साज शहर की गलियों में गूंजने लगी। जादुई सांस सुनकर चूहे मदहोश होकर अपने घरों के बाहर निकलने लगे। मोटे चूहे, पतले चूहे, लंबे चूहे और नाटे चूहे, काले चूहे, गोरे चूहे, मूंछों वाले, मुचमंड वाले, सारे चूहे अपने सारे मामा मामी, चाचा चाची, मौसा मौसी, भाई बहन, मियाँ बीवी, सारे के सारे उस बांसुरी वाले के पीछे निकलकर हम आशना होने लगे। वजीर आला ने खुद शहर का मरकजी दरवाजा खोल दिया और तमाम चूहे बांसुरी वाले के पीछे मदहोशी में शहर से बाहर निकल गए। बांसुरी वाला मीठी धुन बजाते बजाते चूहों को दूर पहाड़ों पर ले गया। चूहों का पसंदीदा खाना यानी चीज का एक बहुत बड़ा टुकड़ा वहाँ चूहों को नजर आया। सारे चूहे चीज के टुकड़े पर झपट पड़े। टुकड़ा इतना बड़ा और अजीम था कि तमाम चूहे उसमें पड़े गड्ढों में समा गए। जो ही आखिरी चूहा अंदर गया, गड्ढे बंद हो गए और चूहे गायब हो गए। पीछे रह गया तो सिर्फ एक अदना सा सुनहरा पत्थर। बांसुरी वाला अपना इनाम लेने शहर की जानिब लौटा। जब लोगों ने बांसुरी वाले को शहर की जानिब आते देखा तो उसका आलीशान इस्तकबाल किया। वजीर आला ने उससे कहा, आखिर इसने किया क्या है?
बांसुरी बजाते बजाते सारे चूहों को बाहर लेके गया। इसमें क्या खास बात है? और इसके लिए इतना सारा सोना? वजीर आला ने सोने से भरी उस पोटली के बजाय उसे बस एक सोने की अशरफी दे दी। लोगों ने भी वजीर आला का ही साथ दिया और बांसुरी वाले के एहसान को आसानी से फरामोश कर दिया और मुंह जोर होकर बांसुरी वाले को कहने लगे, अरे भाई, तुमने सिर्फ एक धुन बजाई और उसके लिए इतना सारा सोना? लोगों की जली कटी बातों से बांसुरी वाला अफसरदा हो गया। कितने बेईमान और बेशरम लोग हैं इस शहर के। बच्चे बड़े होके यही सीखेंगे, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वो शहर के मरकजी दरवाजे के करीब खड़ा हो गया। उसने दोबारा वही मीठी नशीली धुन बजाना शुरू कर दी। लोग हैरत सदा होकर उसकी धुन सुनने लगे और धुन सुनते ही हमलीन के तमाम बच्चे, छोटे बड़े, सभी नाचते कूदते उस अजनबी के पीछे चलने लगे। वो अजनबी बांसुरी वाला शहर से बाहर निकलता हुआ पहाड़ों में कहीं चला गया और उसके पीछे पीछे तमाम बच्चे भी चले गए। बच्चे उस बांसुरी की धुन में इस कदर खो गए थे कि उन्हें पता ही न चला कि वो कहाँ जा रहे हैं। उन बच्चों ने एक बार भी पीछे मुड़कर हमलीन की जानिब नहीं देखा। ऐसे लग रहा था कि वो हमलीन शहर को पूरी तरह भूल चुके थे। उस बांसुरी वाले के साथ तमाम बच्चे नाचते गाते एक नए शहर में चले गए जहाँ लोग सच्चे और अच्छे थे, बिल्कुल वैसे जैसे बांसुरी वाला चाहता था। और उस शहर में रहने वालों की सबसे दिलचस्प बात ये थी कि वो हमेशा अपना दिया हुआ वादा निभाते थे। बहुत दिनों पहले की बात है। एक मादा बतख अपने घोंसलों में अंडों के ऊपर बैठकर अपने अंडों को सींच रही थी। एक दिन एक के बाद एक अंडे टूटने लगे और पीले पीले बतख बाहर निकलने लगे। छोटा बतख अपने पंखों को हिलाने लगा। क्वैक क्वैक, मेरे प्यारे बच्चों, माँ बतख बहुत सुकून के साथ बोली, कितने खूबसूरत हो तुम सब। क्वैक क्वैक, बच्चे ने कहा। फिर माँ बतख बोली, तुम सब एक कतार में खड़े हो जाओ, हम सब पानी में तैरने उतरेंगे। माँ गिनने लगी, 1 2 3 4 5 मेरे बच्चों, और वो बोलती रही, मेरे 6 बच्चे होने चाहिए थे। लेकिन एक बड़ा सा अंडा अब भी घोंसले में था। ओह, माँ बतख बोली, लगता है वो बड़ा अंडा अभी भी और वक्त लेगा। माँ बतख अपने घोंसले में जाकर अंडों पर बैठ गई। दूसरे दिन वो बड़ा अंडा टूटना शुरू हो गया। एक लड़का बतख बाहर निकला, लेकिन वो दिखने में थोड़ा अलग था और वो दूसरे बच्चों से थोड़ा बड़ा भी था। उसका रंग पीला भी नहीं था और उसका सर बड़ा था। उसका रंग भी थोड़ा सा काला था। सर से लेके पैर तक वो काला था। उसके चलने का अंदाज काफी मजेदार था। एक छोटी बतख बोली, ये क्या है? ये तो हम जैसा नहीं है। इतना भयानक जानवर मैंने कभी नहीं देखा। दूसरा छोटा बतख बोला, तुम ऐसी बातें कैसे बोल सकते हो? माँ बतख मायूसी से बोली, तुम सब की उम्र बस एक दिन की है। तुम्हारे भाई की पैदाइश अभी अभी हुई है और उसी घोंसले से जहाँ से तुम्हारी पैदाइश हुई। चलो अब एक कतार में खड़े हो जाओ, हम तैरने जाएंगे। फिर भी छोटे बतख बोलने लगे। वो बदसूरत बतख समझ नहीं पा रहा था कि ये दूसरे छोटे बतख इतना शोर क्यों मचा रहे हैं। वो सब के पीछे जाकर खड़ा हो गया। तमाम पीले बतख एक एक करके नदी में कूदने लगे। जब बदसूरत बतख की बारी आई तो वो पानी में कूदा और आराम से तैरने लगा। कम से कम ये तैर सकता है, माँ बतख ने खुद से कहा। पानी से बाहर आकर तमाम एक साथ खेलने लगे और उस बदसूरत बतख ने भी अपने भाई बहनों के साथ खेलना शुरू किया, लेकिन वो उस पर चिल्लाने लगे, भागो इधर से, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, तुम बदसूरत हो और तुम अजीब चलते हो।
क्या तुम्हें पता है अगर तुम यहाँ से चले जाते हो तो हम पर बड़ा एहसान होगा। सब बतख एक साथ चिल्लाने लगे। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। ये मुझे यहाँ रहने क्यों नहीं दे रहे हैं? उस रात बदसूरत बतख का बच्चा उड़ के तालाब की दूसरी जानिब गया। वो तब तक उड़ता रहा जब तक वो जमीन की तरफ न पहुंचा। वहाँ वो दो बड़े बतखों से मिला। क्या मैं यहाँ कुछ देर ठहर सकता हूँ? बदसूरत बतख ने कहा। मेरे यहाँ रिहाइश का कोई ठिकाना नहीं है। तो हम क्या करें? एक बतख ने कहा। हमारे रास्ते से हट जाओ। अचानक एक बड़ा सा कुत्ता वहाँ आ गया। वो बहुत भूखा था। वो उन दोनों बतखों के पीछे दौड़ा, लेकिन वो दोनों हवा में उड़ गए और उनके पंख नीचे जमीन पर गिर गए। बदसूरत बतख का बच्चा बहुत डर गया था। वो डर के मारे छुप गया। कुत्ते ने लंबी सांस ली और वो वहाँ से चला गया। मैं इतना बदसूरत हूँ कि भूखा कुत्ता भी मुझे नौश नहीं फरमाना चाहता। ये बात कहते हुए बदसूरत बतख अफसरदा हो गया। तभी एक बिजली चमकी। आसमान में कड़कड़ाहट के साथ रोशनी दिखाई दी और बहुत जोर की आंधी आई। उसके साथ ही बहुत जोरों से बारिश होने लगी। बदसूरत बतख बिजली और बारिश को देखकर बहुत डरने लगा और उसके साथ ही तेज ठंड हवा भी चलने लगी। बोलते हुए उसने अपने पंख अपने सीने से चिपका लिए। मुझे जगह मिल जाए तो मैं खुद को सुखा सकता हूँ। तभी बिजली चमकी और उसे एक लकड़ी का घर दिखाई दिया। क्या ये किसी की रिहाइश है? वो उस दरवाजे के करीब गया। क्वैक क्वैक। बदसूरत बतख ने कहा। दरवाजा खुलते ही एक आवाज सुनाई दी। बाहर कौन है? बूढ़ी औरत ने कहा और उसने दाएं बाएं देखा। उसकी आंख भी ठीक नहीं थी। तब उसने नीचे देखा और कहा, अरे ये तो एक बतख है। उसने बदसूरत बतख के बच्चे को उठाया और घर में दाखिल हो गई। तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन तुम्हें अंडे देने होंगे, बूढ़ी औरत ने कहा। इतने में एक बिल्ली और एक मुर्गी की नजर उस पे पड़ी। तुम्हारी क्या बिसात है? तुम कभी भी घर में दाखिल होगी और कभी भी कब्जा कर लोगी। बिल्ली ने कहा। मुर्गी ने कहा, मेरे रहते हुए अंडा देने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। तुम उसकी फिक्र मत करो। बदसूरत बतख ने कहा। मैं लड़का बतख हूँ, तो तुम्हारी मौजूदगी का सबब क्या है? बिल्ली ने कहा। बुढ़िया ने क्या कहा तुमने सुना नहीं क्या? यहाँ से निकल जाओ धोखेबाज। मुर्गी चिल्लाकर बोली। निकल जाओ, निकल जाओ। बिल्ली ने चिल्लाकर कहा। तभी दरवाजा थोड़ा खुला और वो दुखी बदसूरत बतख का बच्चा तूफानी आंधी में दरवाजे से बाहर निकल गया। कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता। बदसूरत बतख की आंखों से आंसू आने लगे। आंधी खत्म हो गई। बदसूरत बतख को एक तालाब नजर आया। वो पानी की तरफ देखने लगा। उसे पानी में एक सफ़ेद रंग के बड़े से परिंदे की परछाई नजर आई। उसने जब ऊपर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। एक खूबसूरत सा परिंदा आसमान में उड़ रहा था। सफ़ेद लंबा बदन, लंबा गला जो आसमान में उड़ रहा था। वो तब तक उसे देखता रहा जब तक वो परिंदा उसकी नज़रों से ओझल ना हुआ। उसे देखकर वो बेहद खुश हुआ। वो वहीं तालाब के करीब बैठ गया और वक्त गुजारने लगा। दरख्त के पत्ते पानी में गिरने लगे, पहले लाल रंग के, फिर सुनहरे रंग के। मौसम सरमा आ गया और वहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। ठंडी हवा और काले काले बादलों को देखकर वो और भी अफसरदा हो गया। वो वहाँ से जाना चाहता था, लेकिन उस ठंडे तालाब को पार करना बहुत मुश्किल था। तालाब का पानी बर्फ बन रहा था। फिर एक दिन वो पानी में उतरा। पानी बर्फ न बन जाए इसलिए वो अपने पैर चलाता रहा ताकि वो तालाब में फंस न जाए। मैं बहुत थक गया हूँ, बदसूरत बतख का बच्चा बोला और पैर चलाता रहा। ऊपर से बर्फ गिर रही थी और वो नीचे दब रहा था। तभी दो हाथों ने उसे उठा लिया। इसकी हालत नासाज है।
किसान ने कहा और उसने उस बदसूरत बतख के बच्चे को अपने जैकेट के अंदर ले लिया और अपने घर ले आया। चूल्हे की गर्माहट लेते हुए वो बच्चा वहीं बैठ गया। देखते ही देखते मौसम सरमा गुजर गया और मौसम बहार आ गया और फिर से पेड़ों पर हरी हरी पत्तियां उगने लगी, नए फूल खिलने लगे। अब तुम्हारा तालाब में जाकर तैरना जरूरी हो गया है, जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। किसान ने कहा। फिर उसने उस बदसूरत बतख को उठाया और तालाब के करीब ले गया जहां वो उसे मिला था और पानी में उतार दिया। अरे वाह, मैं तो ताकतवर बन गया। वो खुद ब खुद पानी में झपट्टा मारते हुए तैरने लगा। क्यों? मुझे इतनी ताकत पहले क्यों नहीं महसूस होती थी? उसे अपने पीछे कुछ आवाजें सुनाई दी। बहुत सारे खूबसूरत परिंदे आकर पानी में उतरे थे, वही परिंदे जिन्हें उसने उस रोज आसमान में उड़ते देखा था। घबराओ मत, बदसूरत बतख ने दूसरे परिंदे से कहा। अब मैं विदा लेता हूँ। मैं तुम्हारी तकलीफ का सबब नहीं बनना चाहता। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो जाने लगा। जब उसने आंखें खोली, उसने उस खूबसूरत सफेद रंग के परिंदे का साया तालाब में देखा। वो इतना करीब क्यों आया है, ये सोचकर वो पीछे चला गया और सफेद परिंदे का साया भी पीछे चला गया। ये क्या हो रहा है? बदसूरत बतख का बच्चा बोला। उसने अपने गले को खींचा और खूबसूरत परिंदा भी अपने गले को खींचने लगा। तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? उस खूबसूरत परिंदे ने कहा। हमारे साथ रहो ना। एक और खूबसूरत परिंदे ने कहा। हम अच्छे यार बनेंगे। तब उस बदसूरत बतख के बच्चे को समझ में आ गया कि आखिर हुआ क्या था। वो अब वही बदसूरत सा परिंदा नहीं था, अब वो एक खूबसूरत सा सफेद परिंदा बन गया था। और फिर तमाम परिंदों ने एक साथ अपने पर फड़फड़ाए और आसमान में उड़ गए। हमारे साथ चलो, एक खूबसूरत परिंदे ने कहा। तुम पहल करो। बदसूरत बतख के बच्चे ने अपने पर फड़फड़ाए और वो सबसे आगे आ गया। उसके तमाम दोस्त उसके पीछे पीछे उड़ने लगे। वो आसमान में ऊपर और कभी नीचे बड़े मजे से उड़ने लगा। अब कौन है बदसूरत बतख का बच्चा? मैं तो नहीं हूँ। शहजादी और मटर। एक वक्त की बात है, एक शहजादा था जो निकाह करना चाहता था। क्योंकि वो शहजादा था तो उसे चाहिए थी एक शहजादी। रानी ने उसे बड़े अदब से पालन पोषण किया था, तो उसकी ये ख्वाहिश थी कि उसकी होने वाली बीवी भी बड़ी अदब तरीन हो। उनके सल्तनत में कोई ऐसी शहजादी नहीं थी जो शहजादे के लिए सही हो। तो शहजादा शहजादी की तलाश में पूरी दुनिया घूमने निकला, पर जितनी भी शहजादियों से वो मिला उसमें कोई ना कोई खामी थी। किसी की नाक ऊंची थी तो किसी का कद छोटा, किसी की चाल में खोट थी तो किसी की आवाज में। उसे ऐसी कोई शहजादी नहीं मिली जिसे वो अपनी बीवी बना सके। गमजदा होके वो अपनी सल्तनत वापस लौट आया और सोचा कि उसकी किस्मत में बीवी की फरहत है ही नहीं। एक दिन जब वो अपने महल वापस पहुंचे, अचानक जोरों की बारिश होने लगी। फलक में काले बादल छा गए और कड़कती बिजली की आवाज ने महल की दीवारों को हिला कर रख दिया। महल के सारे लोग एक जगह इकट्ठा होकर आग जलाकर इस कुदरत के कहर को देखने लगे। और तभी महल के खुसूसी दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। शहजादे के वालिद साहब ने जब वो दरवाजा खोला तब बाहर एक बहुत खूबसूरत शहजादी खड़ी थी। वो बारिश में भीग रही थी। उसके लंबे सुनहरे बाल और रेशम के जूतों से पानी टपक रहा था। उसने कहा कि वो एक शहजादी है। वो एक नजदीकी सल्तनत से अपनी सल्तनत वापस लौट रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर मल्लिका को यकीन नहीं हुआ कि वो एक शहजादी है। मल्लिका ने सोचा, क्या ये सच कह रही है? बादशाह सलामत उसे अंदर लेके आए और उसका तारुफ हर किसी से कराया। मल्लिका ने कहा, तुम्हारे इस कहानी पर यकीन करना मुश्किल है।
मैंने कभी ऐसी बदहाल शहजादी नहीं देखी। तेज तरीन मल्लिका को कुछ गड़बड़ नजर आई। आखिर उन्हें महल की हिफाजत जो करनी थी, असलियत जानने के लिए उन्होंने एक तरकीब की। उन्होंने रसोई घर से एक सूखे मटर का दाना लिया और उस मटर को ख्वाबगाह के बीचों बीच रख दिया और फिर उन्होंने 20 रेशम से भी मुलायम गद्दे उस मटर के ऊपर रख दिए। इतने दिलकश और मुलायम गद्दे पहले किसी ने नहीं देखे होंगे। इन गद्दों से रानी की पसंद और पार का अंदाजा लगाया जा सकता था। पहला गद्दा गहरे गुलाबी रंग का परिंदों के नरम परों से बुना हुआ था। दूसरा बैंगनी रंग का रेशम के धागों से बुना हुआ था। तीसरा सफेद रंग का मलमल से भी नर्म गद्दा जिस पर एक हंस की तस्वीर बनी हुई थी। पट्टी वाले गद्दे, स्प्रिंग वाले गद्दे, जरी वाले गद्दे, लीनन के नर्म आला दर्जे के गद्दे और सोनों के धागे से बने हुए गद्दे जिस पर सल्तनत की मोहर और नाम लिखा हुआ था। और मटर के ऊपर ये सारे हसीन गद्दे रखने के बाद शहजादी को उसके ऊपर सुलाया गया। हाफते हुए गद्दों को एक दूसरे के ऊपर और ये फिजूल मेहनत करने के बाद रानी बोली, अब पता लगेगा कि असल में ये लड़की शहजादी है या नहीं। जब सुबह सोने के बाद शहजादी नाश्ते पर आई तो वो बड़ी निढाल थी। क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? रानी ने पूछा। नहीं, मैं नहीं सो पाई। शहजादी ने जवाब दिया, मेरे बिस्तर में मुझे कुछ चुभ रहा था, कोई ऐसी चीज जो पत्थर से भी ज्यादा सख्त थी। मेरे ख्याल में वो तोपों में इस्तेमाल किए जाने वाला लोहे का गोला ही था। मेरे पूरे बदन पर घाव के निशान पड़ गए हैं। सब ये सुनकर बड़े खुश हुए क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो सचमुच एक राजकुमारी थी, क्योंकि इतनी कोमल और नर्म जल्द किसी शहजादी की ही हो सकती है। शहजादे ने उसके साथ शादी कर ली और उस मटर के दाने को बिस्तर के नीचे से निकालकर अजायब घर में रख दिया, जहां वो मटर आज भी है। अलादीन और उसका चिराग। कई सालों पहले अलादीन नाम का एक बच्चा अपनी अम्मी के साथ रहता था। मुल्क शाम में अलादीन की अम्मी चरखा चलाती थी। रात दिन मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाती थी ताकि खुद का और अलादीन का गुजर बसर कर सके। पर ये लड़का पूरे दिन बस खेलते रहता। उसे पढ़ाने के लिए कोई मौजूद नहीं था, यहाँ तक कि उसे खुद का नाम तक लिखने नहीं आता था। हमेशा भूखा रहता था। उसके दोस्त भी या तो भिखारी या तो चोर उचक्के थे। वो अक्सर एक सपना देखता कि एक दिन कोई जादूगर आएगा और उसे दुनिया का सबसे रईस और खूबसूरत आदमी बनाएगा। अलादीन सिर्फ 15 साल का था। एक दिन वो घर के बाहर आ गया। तभी एक अनजान शख्स वहाँ से गुजरा जो अलादीन को खामोशी से देखता ही रहा। वो काला जादू करने वाला मुल्क के रोम का जादूगर था। वो कब से अलादीन को एक टक लगाकर देख रहा था। उसे अपने मंसूबे के लिए एक ऐसे बच्चे की तलाश थी जो अगर कभी वापस भी न आए तो भी कोई उसे याद न कर सके। तुम मुस्तफा के फर्जंद हो ना? हाँ जी, मैं ही हूँ। मेरे वालिद साहब कुछ साल पहले इंतकाल कर गए। वो एक गरीब दर्जी थे। उनके जाने के बाद हम और गरीब हो गए। बेटा, मैं तुम्हारा चचा हूँ। बहुत सालों से बैरून ममालिक में घूम रहा हूँ, पर अब मैं तेरा और तेरी मम्मी का ध्यान रखने के लिए वापस आया हूँ। तुझे अब कभी भी भूखे पेट सोना नहीं पड़ेगा। उसने बच्चे के हाथ पर कुछ अशरफियाँ रखी और मशरूब और कुछ खाना लेने के लिए कहा जिससे वो उस बच्चे की दावत कर सके। जादूगर ने अलादीन की अम्मी से वादा किया कि वो अलादीन को अपने कपड़ों की दुकान में रोजगार मुहैया कराएगा। उसने अलादीन को नया पैरहन दिया और शहर जाने के लिए खुद के साथ आने की दावत दी। वो शहर के सबसे रईस दुकानदार से मिले और महल भी देखा। सूरज सवा नेज़े पर था और गर्मी बेहद थी और वो थोड़ा थक भी गए थे।
जादूगर अलादीन को फूलों से भरे गुलिस्तान में ले आया। जादूगर अलादीन को बड़ी चट्टान की तरफ ले गया और आग लगाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए कहा। फिर थोड़ी लकड़ियां इकट्ठी की और आग लगा दी। उसमें से गहरा धुआं निकला और सांप की तरह बिल्कुल फैल गया। जादूगर अजीब व गरीब अनजान अल्फाज बड़बड़ाने लगा और देखते ही देखते तांबे की अंगूठी चट्टान से निकली। अलादीन, तो इस दुनिया में बस एक ही है जो खजाना निकाल सकता है, जो उस पत्थर में छुपा हुआ है। उसे उठा, सीढ़ियां उतर, तुझे इस गुफा में सब देखने को मिलेगा। वो तुझे एक बागीचे की तरफ ले जाएगा जो इंसान के ख्वाबों से भी ज्यादा खजाने से लबरेज है। तुझे जो पसंद है तू हासिल कर ले। और मेरे अरमान ये है कि वहाँ एक जलता हुआ चिराग है, वो मेरे लिए ले आ। ले ले ये अंगूठी ले बच्चा, और इस उंगली में पहन ले। ये तुझे आफतों से महफूज रखेगी। अलादीन ने चट्टान सरकाई और नीचे गार में चला गया। हीरा पन्ना जैसे कई हीरे जवाहरात यूं ही जमीन पे पड़े हुए थे। दुनिया की तमाम खूबसूरती से भी ज्यादा खूबसूरत हीरे उसने कभी नहीं देखे थे। एक से बढ़कर एक दिलकश और हसीन। इसीलिए जल्दी जल्दी जितना हो सका उसने उतने हीरे बटोरने शुरू कर दिए। फिर उसकी नजर चिराग पर पड़ी और उसे संभाल कर अपने कमीज में छुपा दिया और गार से रवाना हो गया जहाँ जादूगर उसकी राह तक रहा था। अलादीन, वो चिराग मेरे हवाले कर दे ताकि मैं तुझे बाहर निकाल सकूं। नहीं, पहले मुझे बाहर निकालिए, तभी मैं आपको ये चिराग दूंगा। बहुत वक्त तक दोनों में बहस छिड़ गई। जादूगर बेहद गुस्सा हो गया और गार का दरवाजा बंद कर दिया और गायब हो गया। अलादीन इस कदर खुश था कि वो खौफजदा होना ही भूल गया। लेकिन वो अंधेरे गार में कैद हो गया था और अब वो डरने लग गया। तभी अचानक से अपनी उंगली की अंगूठी खींचने लग गया जो उसे उस जादूगर ने दी थी। उसी वक्त वहाँ एक देव कामद जीनी हाजिर हो गया। वो इतना बड़ा जीनी था कि पूरे गार में समा गया। मैं इस अंगूठी का गुलाम हूँ। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ मेरे आका? मुझे घर जाना है। अलादीन ने अपने आप को अपनी अम्मी के सामने खड़ा पाया। दोनों ने एक दूसरे को मसरत से गले लगाया। अलादीन ने अम्मी को अपने कारनामे बताए और पता चल गया कि वो कितना भूखा है। उसने खाने के लिए दरियाफ्त किया। ये सुन के अम्मी रोने लग गई क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ मुहैया नहीं था और न खरीदने के लिए कुछ पैसे थे। अम्मी, हम इस चिराग को फरोख्त करके रकम इकट्ठा कर सकते हैं। उसकी अम्मी बैठ गई और रगड़ रगड़ कर चिराग को साफ करने लगी। तभी उस चिराग से एक देव कामत जीनी हाजिर हो गया जो जादूगर के जरिए दी गई अंगूठी के गुलाम से भी ज्यादा ताकतवर था। आपको क्या चाहिए मेरे आका? थोड़ा खाना। जीनी गायब हो गया और फौरन बहुत सारे फल और मिठाइयों के थाल के साथ हाजिर हो गया और वो सारे थाल वहाँ रखकर फिर से गायब हो गया। जब अलादीन अपनी अम्मी का ख्याल रख रहा था जो जीनी को देखकर एकदम दंग रह गई थी। खाना उन्होंने 2 दिनों तक खाया और अलादीन उन चांदी की थालियों को लेकर बाजार चला गया और ढेर सारे पैसों में बेच दिया जो पूरे साल की ग़िज़ा के लिए काफी थे। और इस तरह उसने काफी साल निकाल दिए चिराग और जीनी का इस्तेमाल करते हुए। अलादीन एक खूबरू नौजवान लगने लगा था। उसने अपना वक्त सरमायादार के साथ सीखने में गुजार दिया। एक दिन बाजार में उसकी नजर सुल्तान की दुख्तर पर पड़ी जिसे उसके मुलाजिम रास्ते पर डोली में लेके जा रहे थे। वो इस कदर खूबसूरत थी कि अलादीन उसी वक्त उसके प्यार में गिरफ्तार हो गया और निकाह के सपने सजाने लगा। जादुई गुलिस्तान से मिले हीरे जवाहरात उसने इकट्ठा किए जिसकी असल कीमत का अंदाजा उसे भी नहीं था। उसने अपनी अम्मी से वो जवाहरात सुल्तान के पास ले जाने के लिए कहा और सुल्तान से उनके दुख्तर के रिश्ते की गुजारिश करने को कहा। जब सुल्तान ने वो सब हीरे देखे तो उन्हें भी जानने का तजस्सुस हुआ।
आपके बेटे से बोलो कि वो इससे 40 गुना ज्यादा हीरे हासिल करें, तो ही मैं अपनी दुख्तर का निकाह इससे करवाऊंगा। अम्मी दौड़ती हुई आई और दरबार से लाई हुई खुशी की खबर सुनाई। अलादीन ने जीनी को हुक्म दिया कि वो तोहफे हाजिर करे और उसी वक्त 40 सियाह गुलाम और 40 सफेद गुलाम हाजिर हो गए। सभी के पास हीरे, पन्ना, मोती और हर तरह के जवाहरात थे और अलादीन के लिए एक खूबसूरत पैरहन थी जो दुनिया के तमाम बादशाहों से खूबसूरत थी, और एक खूबसूरत तरीन घोड़ा जिसको हीरे मोतियों से सजी बग्गी लगी थी। जब अलादीन रास्ते से महल जाने के लिए निकल पड़ा तो उसके गुलामों ने लोगों पर सोने की अशरफियां फेंकनी शुरू कर दी। सुल्तान अलादीन को एक ही बार में निकाह के वादे को पूरा करने के लिए और शहर को मालदार बनाने के लिए बहुत खुश हो गया। बादशाह ने अपने वजीर को बुलवाया और निकाह के दस्तावेज बनवाने का हुक्म दिया। फिर अलादीन वापस चला गया और चिराग मसलने लगा। क्या हुक्म है मेरे आका? मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि आज की शब सुल्तान के महल के सामने एक आलीशान महल बनाओ जो मेरी मलिका को खूब पसंद आए, और तभी वापस आना जब मेरी तमाम तमन्नाएं बर आए। दूसरे दिन सुबह बादशाह दंग रह गए क्योंकि उनके सामने उनके महल से भी ज्यादा आलीशान और खूबसूरत महल था जो बाकी कई महलों से नायाब था। फिर अलादीन का निकाह हो गया। काफी अरसा बीत गया। अलादीन और शहजादी की अज़दवाजी जिंदगी हंसी खुशी से गुजर रही थी। एक दिन अलादीन अपने मुलाजिमों के हमरा शिकार पर रवाना हुआ। तब मुल्क के रोम का वही जादूगर फिर से नमूदार हो गया। उसे अलादीन के रईस होने की खबर मिल गई। ऐसा सिर्फ चिराग के जादू से ही मुमकिन था। वो चिराग हासिल करने की खातिर बिल्कुल आम से हुलिये में कई खूबसूरत चमकदार चिरागों को लेकर रास्ते पर रवाना हो गया। पुराने देकर नए लो, पुराने चिराग देकर नए ले लो। तमाम मुलाजिम और शहर की भोली आवाम पुराने चिराग देकर नए चिराग खरीदने लगे। शहजादी ने भी चिराग फरोख्त की आवाज सुनी और उसे वो कदीम चिराग याद आया जो अलादीन ने उनकी आरामगाह में रखा था। शहजादी ने अपने मुलाजिम को नया चिराग लाने के लिए कदीम चिराग दे दिया क्योंकि वो उस तिलिस्मी चिराग की ताकतों से बेखबर थी। मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। जादूगर ने जीनी को हुक्म दिया कि वो महल और शहजादी को अपने शहर मुल्क रोम मुंतकिल कर दे। अलादीन जब लौट आया तो हैरत ज़दा रह गया। उसका आलीशान महल वहाँ से नदारत था। बादशाह के सिपाहियों ने अलादीन को फौरन गिरफ्तार कर लिया और उसे फांसी दिलाने ले गए। अलादीन अपने दोनों हाथ जोड़कर दो जानों होकर दुआएं मांगने लग गया, लेकिन वो ये भूल गया कि उसने अभी तक वो तिलिस्मी अंगूठी पहन रखी है, जिसको मसलते ही जीनी हाजिर हो गया। क्या हुक्म है मेरे आका? मुझे मेरी मलिका के पास ले चलिए। अल्फाज अभी मुकम्मल भी न हुए थे कि उसने देखा कि वो मुल्क के रोम में अपनी शहजादी के रूबरू है। शहजादी ने अलादीन को सारा वाक़या सुनाया कि कैसे जादूगर उसकी मोहब्बत हासिल करने की जिद्दोजहद कर रहा था, जिसे सुन अलादीन ने शहजादी को जहर की शीशी थमाई और उसे जादूगर के मशरूब में डालने की सलाह दी जब वो उससे मुलाकात करने आए तब, और अलादीन खुद करीब ही छुप गया। रात जब उफक पर चांद नजर आने के साथ ही जादूगर शहजादी से मिलने उसके आरामगाह में तशरीफ लाया, लेकिन इस बार शहजादी ने रोने की बजाय खुश दिली से उसका खैर मकदम किया और अपने पास बैठने की फरमाइश की और उसे मशरूब पेश किया। जादूगर ने खुशी के मारे वो मशरूब नौश फरमाया और आखिरी कतरे तक तमाम मशरूब पी लिया और ऐसे आखिर खुद की जान गंवा बैठा। अलादीन बाहर आ गया और जादूगर के कुर्ते से चिराग बरामद कर उसे मसलने लगा, जिससे जीनी हाजिर हो गया। जीनी की मदद से महल के साथ साथ सब कुछ वापस नाजिल हो गया। अलादीन शहजादी को बादशाह के पास ले गया और आने वाली जिंदगी सभी खुशहाली के साथ बसर करने लगे।